हेलो एवरीवन, हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जहां हम हिमालय पर्वतमाला कर रहे थे। वहां हमने कल ट्रांस हिमालय कर लिया था। ट्रांस हिमालय की सिर्फ एक ही चीज़ की थी, क्या? काराकोरम के ऊपर क्या क्या है, तो वो हमने कर लिया था मोटा मोटा। आज फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। तो देखिए, कल हमने किया था उसी को थोड़ा सा, भाई जो कोई नया है वो देख लेना, और जो पहले से देख रहे हैं हम दोबारा कर लेंगे। तो देखो, कल हमने पहले किया था कराकोरम, तो यहां से था कराकोरम। कराकोरम पे हमने क्या क्या किया था भाई, कि कराकोरम पे कितनी पहाड़ियां यानी कि कितनी पर्वत चोटियां, टोटल 75 है। K1 K2 K3 है, ऐसे ऐसे कितनी है भाई, ठीक है। उसमें से सिर्फ जो आपकी K2 और K4 है वही इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी भाई? K2 एंड K4। जो आपकी K2 है उसको हम किस नाम से जानते हैं? गोंडविन ऑस्टिन। और K4 को हम किस नाम से जानते हैं? K4 को हम किस नाम से जानते हैं भाई? किस नाम से जानते हैं? कल किया था हम लोगों ने गैसर। क्या नाम किया था भाई हमने? याद करो, क्या नाम किया था? गैसर गरिमा, यही किया था ना, गैसर गरिमा। गैसर गरूम या गैसर गरिमा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गैसर ग्रूम। और ये क्या थी आपकी? गोंडविन ऑस्टिन K2। और फिर यहाँ पे क्या था भाई आपका? सियाचिन ग्लेशियर भी यही था। ये मान लो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्या था? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब यहाँ पे हमने और कौन कौन से ग्लेशियर किए थे? एक हमने किया था हिस्पर, एक हमने किया था बियाफो, और एक हमने क्या किया था जो सियाचिन और K2 के बीच में पड़ता है, क्या था वो? बालतोरो ग्लेशियर। ये हम कल कर चुके हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करें? नेक्स्ट पार्ट में फिर यहाँ क्या था भाई? ये जैसे आगे खिसकता खिसकता यहाँ चला गया था। यहाँ पे पामीर का पठार बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि यहाँ पे आपकी कुरनूल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, यहाँ आपकी तियन शान की पहाड़ी आ जाती है, और यहाँ आपकी अफगानिस्तान वाली हिंदू कुश आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है फिर भाई? पामीर का पठार बनता है। क्या बनता है? पामीर का पठार। ठीक है, हो गया रिवाइज। चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई आगे ट्रांस हिमालय में और क्या क्या चीज़ थी। तो देखिए, कराकोरम रेंज को हम बना ही लेते हैं, पर आज इसकी हमने वो चीज़ इरेज कर दी जो हमने कल की थी। और हम कराकोरम को क्या कहते हैं भाई? एशिया की रीढ़ की हड्डी। और कृष्णगिरी पर्वत भी किसको बोला जाता है? कराकोरम रेंज को बोला जाता है। इसी के सिमिलर आपकी कौन सी थी? लद्दाख रेंज। फिर जास्कर थी आपकी। और यहां आपकी क्या थी भाई? कैलाश रेंज। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। देखो, कराकोरम पे एक और पर्वत है जो हमने कल नहीं किया, उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? रक्कापोशी। किस नाम से जानते हैं? रक्कापोशी पर्वत के नाम से जानते हैं। किस पर्वत के नाम से जानते हैं भाई? रक्कापोशी। ये बिल्कुल यहाँ पे है। किस नाम से जानते हैं भाई? रक्कापोशी पर्वत। ये हमने कल नहीं किया था। ये किस लिए फेमस है भाई? जो इसकी चोटी है ना, जो इसकी चोटी है, ये बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल की है। ठीक है, इसको ये बोला जाता है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या है भाई? ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी? आपकी रक्कापोशी चोटी। कौन सी चोटी है भाई? रक्कापोशी पर्वत की चोटी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लद्दाख और कराकोरम रेंज दोनों के बीच में आपका एक महान पर्वत आता है, जहाँ से आपका हिमालय स्टार्ट होता है। इसको हमने कल भी किया था भाई, उहाड़ा देसी भाषा में। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नंगा पर्वत। ठीक है, ये पर्वत क्या है भाई? ये हिमालय का सबसे वेस्टर्न पर्वत है। ठीक है,
वेस्टर्न साइड ये है। अगर वेस्टर्न साइड नंगा पर्वत है तो इसकी ईस्टर्न साइड कौन सी होगी भाई? ईस्टर्न साइड कौन सी होगी? चलो अब हम एक बना लेते हैं, पहले मध्य हिमालय बना ले, वो वृहद हिमालय बना लेते हैं। यहां पे आपका क्या आ जाएगा? वृहद हिमालय पे जो बिल्कुल ईस्ट पॉइंट है, ये यहां पे ये आपका कौन सा पर्वत है भाई? नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत ये क्या है भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका क्या है? सबसे ईस्ट साइड है, ठीक है, जहां हिमालय का बिल्कुल ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड कहाँ है? नंगा पर्वत। ईस्टर्न साइड कौन सी है भाई आपकी? नामचा बारवा पर्वत। कौन सी है? नामचा बारवा पर्वत, जो हिमालय की सबसे पूर्वी पहाड़ी है, पूर्वी पर्वत है। कौन सा है? नामचा बारवा। कौन सा है भाई? नामचा बारवा, ठीक है, ये सबसे पूर्वी साइड है। फिर आगे देखो, हम कुछ और चीजें भी करते हैं। अब देखो, हमें ये पता है कि ये कैलाश पर्वत है, ये कैलाश श्रेणी होगी आपकी। इस कैलाश श्रेणी में एक जगह है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं भाई, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील। यहां से एक रिवर निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भाई? कौन सी नदी निकलती है? जो जास्कर और लद्दाख के बीच में से निकलती है। कौन सी निकलती है? आपकी इंडस रिवर। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। अब ये मत बोलना कि मैम बीच में आप नदी को क्यों घुसा रहे हो, क्योंकि भाई नदियों भी जरूरी है आपको, ये तो इनका लिंक भी तो होता है ना। अब आपसे ये पूछ ले कि इंडस रिवर किन दो श्रेणियों में से जाती है, आपको यही नहीं पता होगा कि इंडस रिवर कौन सी दो श्रेणी में से जाती है, आप आंसर कहाँ से दोगे एग्जाम में? तो ये भी करनी जरूरी है क्योंकि इनका लिंक है। तो देखो, ये यहां से ऐसे बहती हुई यहां जाती है, लद्दाख को क्रॉस करती है और फिर क्रॉस करके ये आपके पाकिस्तान में से निकल के अरब सागर में गिर जाती है। ये कौन सी रिवर है भाई आपकी? इंडस रिवर है, जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, सिंधु नदी भी बोलते हैं। और बिल्कुल लद्दाख का जो एरिया है लेह, जो लद्दाख की राजधानी है लेह, ये बिल्कुल इसके पास ही है, ठीक है। कहाँ है भाई? ये बिल्कुल इसके पास है। किसके पास? सिंधु नदी के पास, ठीक है, यहां पे आपका लेह है। अब देखो, ये हो गया, ठीक है। जब ये इंडस रिवर यहां से जाती है, इस लद्दाख को काटती है, तो यहां एक दर्रा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। और यही वो गार्ज है, किस नाम से बोलते हैं भाई हम इस गार्ज को? जो सिंधु नदी से बनाया जाता है, क्या नाम है इसका? बुंजी, ठीक है, बुंजी गार्ज इसी को बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाए बुंजी गार्ज किस नदी से बनता है, तो हम क्या कहेंगे? सिंधु नदी से बनता है। जब सिंधु नदी किसको कवर करती है? लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करके निकलती है, तो वहां पे एक गोर्ज बनता है, वहां पे एक खड्डा बन जाता है, यानी कि खाई टाइप चीज बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोर्ज बोल देते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? गोर्ज। और कौन, क्या नाम है भाई उसका? बुंजी गोर्ज। क्या नाम है भाई? बुंजी गोर्ज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो ये आपका बुंजी गोर्ज है भाई, ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है, ठीक है। जो ये बुंजी गोर्ज है, ये क्या है भाई? भारत का सबसे गहरी खाई या गोर्ज, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए हम रिवर कर रहे थे। फिर देखो, एक और चीज होती है, क्या? यहां पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के साउथ से एक नदी निकलती है, जिस नदी को हम क्या बोलते हैं? नुब्रा नदी या नुब्रा नदी भी बोल देते हैं, नुब्रा नदी भी बोल देते हैं। और ये नदी यहां से निकल के आपकी
इंडस वैली में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का क्या नाम है भाई? नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा नदी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है कि नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर के किस साइड से निकलती है, कहाँ से निकलती है? साउदर्न पॉइंट से निकलती है, यानी कि साउथ साइड से निकलती है। जब वो जो आपका बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट होता है तो वो किसका रूप लेता है? नुब्रा नदी का रूप लेता है। और ये नदी कहाँ जाके मिलती है? आपकी इंडस रिवर में जाके मिलती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई? हो गया। फिर देखो आगे, एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भाई? एक नदी बिल्कुल कराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलती है। सॉरी भाई, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है, उसको हम ठीक कर देते हैं, मेरे को याद आ गया। जो आपकी नुब्रा नदी है ना भाई, नुब्रा नदी, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम एक दूसरी नदी करते हैं। एक नदी है श्योक नदी, जो यहां से निकलती है लद्दाख और कराकोरम के बीच में से, और वो जाके पहले इंडस रिवर में मिलती है। कौन सी नदी भाई? श्योक नदी। कौन सी? श्योक नदी। कौन सी नदी है भाई वो? श्योक नदी। ठीक है, कहां से निकलती है भाई? ये लद्दाख और कराकोरम श्रेणी के बिल्कुल बीच से निकलती है और सिंधु नदी में जाके मिलती है। फिर जो आपका ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहां से नुब्रा नदी निकलती है और ये नदी श्योक नदी में जाके मिलती है। ठीक है, नुब्रा नदी आपकी किस में जाके मिलती है? श्योक नदी में मिलती है। तो हम यहां से कैसे बना देंगे भाई? जो नुब्रा नदी है वो जाके किस में मिलती है? श्योक नदी में जाके मिलती है। और जो श्योक नदी है वो किस में जाके मिलती है भैया? आपकी सिंधु नदी में जाके मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण में निकलती है और फिर श्योक नदी में मिल जाती है। और श्योक नदी किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। फिर सिंधु नदी से एक और नदी निकलती है। ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर है और ये आपकी जास्कर श्रेणी है इंडस रिवर के नीचे। यहां से एक नदी निकलती है और ये जास्कर पे जाके मिल जाती है। इस नदी को हम क्या नाम देते हैं? जास्कर रिवर। कौन सी नदी है ये? जास्कर नदी। इसको हम जास्कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु से निकल के जास्कर में चली जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, दोबारा इसको बना लेते हैं। जो हमने खिचड़ी मचाई है अब इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें और भी चीजें मिल जाएं। ठीक है, तो देखिए, ब्लैक कलर ही ले लेती हूँ पहले तो। ये थी आपकी कराकोरम, फिर ये थी आपकी लद्दाख, फिर आपका था जास्कर, फिर यहाँ से आपका वृहद हिमालय हो गया स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से हो गया। अब देखो यहाँ क्या था आपका? कैलाश श्रेणी। यहाँ पे मानसरोवर था, यहाँ पे मानसरोवर झील थी। मानसरोवर से पहले रिवर निकलती है जो कहाँ जाती है भाई? कहाँ जाती है? इंडस रिवर निकल के यहाँ पहुँच गई। ठीक है, फिर लद्दाख और कराकोरम के बीच में से श्योक नदी निकलती है जो सिंधु नदी में मिलती है। फिर सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जो आपकी श्योक नदी में जाके मिलती है। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है भाई? यहाँ पे हमारा एक जॉर्ज बनता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं भाई? बुंजी जॉर्ज। ठीक है, बुंजी जॉर्ज। ठीक है, ये आपके बुंजी जॉर्ज हो गया। अब देखो नेक्स्ट, फिर यहाँ से एक और रिवर निकलती है जो जास्कर रिवर के नाम से जानी जाती है। ये आपकी फिर नुब्रा नदी होगी जो सियाचिन ग्लेशियर के साइड से निकलती है। अब हम आगे करें, इतना समझ में आ गया? फिर देखो भाई, फिर यहीं कैलाश पर्वत में एक और जगह है, एक और ग्लेशियर लगा लो आप। वो कौन सा ग्लेशियर है भाई? राक्कसताल।
कौन सा है, राक्षस ताल या राक्षस ताल बोल देते हैं। ठीक है, एक जगह है जिसको हम राक्षस ताल या राक्षस ताल भी बोल देते हैं। यहां से आपकी एक और रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है भाई, कौन सी रिवर निकलती है, सतलुज नदी। कौन सी निकलती है, सतलुज नदी। अब सतलुज नदी के निकलने का टाइम आ गया है। सतलुज नदी ऐसे निकलती है और ये यहाँ जाके आपके इंडस रिवर में मिल जाती है। कौन सी नदी है भाई, ये सतलुज नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, सतलुज नदी। ठीक है भाई, ये राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, सतलुज नदी में जाके मिल जाती है, जो आगे जाके ये भी सतलुज नदी में जाके अपने उसमें गिर जाती है। फिर एक और है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे एक और आपका ग्लेशियर है जिसको हम नाम देते हैं चेमा युंगडुमा। ठीक है, युंगडुंगा या युंगडुमा ग्लेशियर। यहां से फिर क्या होता है भाई, एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, आपकी ब्रह्मपुत्र, और यहां से जाके अरुणाचल प्रदेश में से घुस के ये गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, जहां तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है भाई, सांग्यो नदी, सांगपो नदी। ठीक है, क्या बोला जाता है, सांपो नदी या सांगपो नदी। ठीक है, और हमारे भारत में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ इस एरिया में क्या बोला जाता है भाई, असम वगैरह की साइड में इसको दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिहांग नदी भी इसी को बोला जाता है। ये तो चलो हम रिवर में करेंगे आगे चल के। अब इतना समझ में आ गया सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत में से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से इंडस रिवर, राक्षस ताल से सतलुज नदी, और चामा युंगडुंगा से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इतना हो गया आपका। अब हम स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट। कौन सा था भाई हमारा, ट्रांस हिमालय। इतने में ही खत्म हो गया है। अब हमारा स्टार्ट होएगा वृहद हिमालय। कौन सा स्टार्ट होएगा भाई, वृहद हिमालय। आज हम मैप पे ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैप पे करना जरूरी है भाई। ठीक है, मैप से क्लियर हो जाता है। चलो अब हम बना लेते हैं हमारा वृहद हिमालय। बना लिया। वृहद हिमालय के ईस्ट साइड कौन सी थी भाई, जो आपका ईस्टर्न साइड है, नामचा बोआ, नामचा बरवा कह दो या नामचा बोआ कह दो। ठीक है, अब देखो, अब हम वृहद हिमालय करते हैं। वृहद हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है भाई, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे इसमें आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है उसकी भाई, माउंट एवरेस्ट की कितनी है भाई, माउंट एवरेस्ट की हाइट, कई भाई एक्चुअल हाइट तो इसकी है 8848.86 मीटर, लेकिन बुक्स में हमें 8848 भी देखने को मिलती है और 8850 भी देखने को मिलती है। वो आप बाय एग्जाम्पल भाई जो आपके क्वेश्चन आए उसके हिसाब से करना कि कितनी हाइट मिलती है। जैसे इसके बाद अगर हम पर्वतों की हाइट देखें तो कम होती जाएगी माउंट एवरेस्ट के बाद, पर 8000 प्लस भी हमारे हिमालय पे, वृहद हिमालय पे आपको बहुत चोटियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, जैसे साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में एक चोटी है, एक पर्वत है, कौन सा, एकांगुआ। उसकी हाइट कितनी है, अगर हम माउंट एवरेस्ट को निकाल दें, अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी ओमिट कर दें वर्ल्ड से, तो जो आपकी एकांगुआ है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी बन जाएगी। ठीक है, पर कब, जब हम माउंट एवरेस्ट को उड़ा दें दुनिया से। लेकिन हम नहीं उड़ाएंगे, क्यों उड़ाएंगे भाई। ठीक है, चलो अब हम हिमालय पे वापस आते हैं। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ क्या क्या चोटियाँ हैं। ठीक है, तो अब देखो आप वृहद हिमालय, वृहद हिमालय पे पहले देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तराखंड है भाई। उत्तराखंड पे एक चोटी है, लाल रंग से ले लेते हैं, यहाँ पे एक चोटी है, यानी कि एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है भाई, ये कामेत पर्वत है। कौन सा पर्वत है, कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत कहाँ पर है भाई, उत्तराखंड में है। और कामेत के पास ही आपका क्या है, यहाँ पे नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत है। तो जो आपका कामेत पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, ये दोनों कहाँ पर हैं भाई, उत्तराखंड में है। कहाँ पर हैं,
उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और पहाड़ी आती है जो आपके नेपाल में है। कहाँ पर है भाई? नेपाल में है। कौन सी है भाई? वो धौलागिरी है भाई। धौलधारा नहीं है, धौलधारा तो हम कल कर चुके हैं जो मध्य में आती है। ठीक है, ये कौन सी है भाई? आपकी धौलागिरी। कौन सी है? धौलागिरी। कितनी हाइट है इसकी भाई? 8172 मीटर। और नंदा देवी कितनी है? 7817 मीटर। चलो हम हाइट बाद में करेंगे। फिर आपकी जो धौलागिरी है ये कहाँ पे है? धौलागिरी ये आपकी नेपाल में है। ठीक है, जो वृहद हिमालय का पार्ट है। फिर थोड़ा सा नेपाल में हम आगे जाते हैं तो एक और पर्वत आ जाता है। कौन सा पर्वत आ जाता है भाई? किस नाम से जानते हैं हम उसको? किस नाम से जानते हैं? अन्नपूर्णा। किस नाम से जानते हैं? अन्नपूर्णा। किस नाम से जानते हैं? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की हाइट कितनी है भाई? 8126 मीटर है। फिर अन्नपूर्णा से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास एक और पहाड़ी आएगी जो आपकी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है भाई? 8848.86 मीटर कह दो या 4848 कह दो या 8850 कह दो, आपकी जो मर्जी है वो कहो। माउंट एवरेस्ट क्या है भाई? वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर माउंट एवरेस्ट के बाद थोड़ी सी यहाँ लग के कौन सी आ जाती भाई? माउंट एवरेस्ट थोड़ी सी पीछे है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर आपकी कौन सी आती है भाई? फिर कौन सी चोटी आ गई यहाँ पे? ये आ गई आपकी मकालू। कौन सी आ गई भाई? मकालू। मकालू की हाइट कितनी है भाई? 8481 मीटर। कितनी है? 8481 मीटर। फिर आपकी एक और हाइट आ जाती है। कौन सी हाइट आती है भाई? कौन सी हाइट कह रही हूँ? कौन सी आएगी भाई? जो सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सी आ जाएगी? बताओ कौन सी आएगी? कंचनजंगा। कौन सी आएगी? कंचनजंगा। अब देखो जो कंचनजंगा है, बता तो देनी चाहिए थी मुझे कल ही। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है। इसकी हाइट कितनी है भाई? 8598 मीटर है। 8598 मीटर है। अब है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई, भारत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग है ना फटदनी K2 कर क्या हो गए, लेकिन K2 नहीं है। अगर भारत की पूछ ले, भारत पर स्थित पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे भाई? कंचनजंगा है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमारा K2 है। ये K2 ये किस एरिया में? ये POK एरिया में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में है। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये उसमें पड़ता है। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएगा कि भी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी ही है, पर अगर भारत पर एक्चुअल में ये चीज आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? कंचनजंगा है, जिसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर है। ठीक है, 8598 मीटर है। और इसके बाद जो थी भाई नामचा बारवा, ये तो आपको पता है, यहाँ पे ईस्टर्न पॉइंट पे अरुणाचल प्रदेश में। इसकी हाइट कितनी है भाई? 7756 मीटर है। ये थी भाई आपकी वृहद हिमालय की इंपॉर्टेंट पहाड़ियां। अब इसको याद कैसे करोगे? ये तो आपने कर लिया कि भाई हाँ, कामेत है, नंदा देवी होगी, धौलागिरी होगी, अन्नपूर्णा होगी, मकालू होगी, माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा होगी। भाई देखो, जैसे मैंने याद कर रखा था, अगर वो शॉर्ट ट्रिक आपको करवा दूं तो आप भी याद कर लेना। मैंने तो कैसे याद किया था भाई कि कामेत और नंदा एक साथ, धौला को मैंने झोला कर दिया था भाई। झोला लेकर अन्न लेने मकालू के घर गए, लेकिन उन्हें आगे कंचना मिल गई। कंचना मूवी देखी है ना भाई, साउथ की मूवी है जो, तो उन्हें आगे कंचना मिल गई, जिसको देखकर वो नाम जपने लगे। ठीक है, नाम जपने लगे।
जिसको याद करनी है कर लेना, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, अगर किसी को अच्छी लगे तो कर लेना भाई। क्या है, दोबारा बोल देती हूँ। कामेत और नंदा एक साथ झोला उठाकर अन्न लेने गए मकालू के घर, लेकिन वहां उन्हें आगे कंचना टकरा जाती है। कंचना को देखकर वो नाम जपने लगे। ठीक है, ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप याद कर लेना। अब चलो एक बार इनकी हाइट और कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो कंचनजंगा की हाइट कितनी है भाई, कंचनजंगा की हाइट कितनी है, कितनी है कंचनजंगा की हाइट? के ना लिखूं भाई, के से तो आप K2 वगैरह कर दोगे। कंचनजंगा की कितनी है? 8611 मीटर है। सॉरी 8611 तो भाई K2 की है ना। कितनी है? 8598 मीटर। मकालू की कितनी है? 8481 मीटर। फिर धौलागिरी की कितनी है? 8172 मीटर। नंगा पर्वत की 8126 मीटर और नंदा पर्वत की 7817 मीटर। और आपकी जो नामचा बारवा थी 7756 मीटर। ठीक है भाई, कितनी है? 7756 मीटर। और आपकी उसकी K2 की कितनी है भाई? 8611 मीटर है। और यहाँ पे हमारी क्या है भाई? नंगा पर्वत है। यहाँ पे हमारा क्या है? नंगा पर्वत है, जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट वेस्टर्न पॉइंट है। ये थी भाई आपकी वृहद हिमालय। आज हम सिर्फ वृहद हिमालय करेंगे और जो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो करेंगे। ठीक है, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? जास्कर हो गया आज हमारा। हाँ देखो, हिमालय को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिमाद्री, हिमावन आदि। हिमालय पर्वतमाला की उत्तरी पश्चिमी सीमा में कराकोरम और हिंदू कुश पर्वतमालाओं से, उत्तर में तिब्बती पठार से, दक्षिण में सिंधु गंगा नदी के मैदान लगते हैं। ये हम समझ चुके। मुख्य हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक 2400 किलोमीटर नहीं भाई 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी दिशा में कौन सी है भाई? पूर्वी दिशा में आपकी नामचा बुआ बारवा की तुलना में पश्चिमी दिशा में कौन सी है आपकी? नंगा पर्वत में अधिक चौड़ी है। ठीक है, नंगा पर्वत पे अधिक चौड़ी है, नामचा बोरा पे कम है। दक्षिण की ओर हिमालय की सीमा तलछटी से अच्छी तरह से परिभाषित है, लेकिन उत्तरी सीमा पर अस्पष्ट नहीं है और तिब्बत पठार के किनारों के साथ विलीन हो जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। इनसे ज्यादातर उत्थित तलछट और रूपांतरित चट्टानें शामिल हैं। इनमें जैसे आपका वृहद हिमालय है, आंतरिक और मध्य हिमालय, शिवालिक है, ये इनको उप विभाजित किया गया। ये हम समझ चुके हैं। जैसे वृहद हिमालय अभी हम करके आए हैं, इन्हें हिमाद्री या केंद्र हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? हिमाद्री या केंद्र हिमालय के नाम से भी। ये पहाड़ आर्कियन चट्टान कौन सी होती है भाई? आर्कियन चट्टान, जहाँ पे आपके शिस्ट मिलते हैं, नीस मिलते हैं और ग्रेनाइटिस टाइप के पत्थर मिलते हैं। यह उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत, नेपाल के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर सिक्किम, भूटान होते हुए कहाँ पर चली जाती है भाई? अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है। और सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा आपकी? नामचा बारवा। फिर देखिए मध्य हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 3500 से 5000 मीटर ऊंची है। चौड़ाई कितनी है? 60 से 880 किलोमीटर। वैसे भाई 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर बोला जाता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसे दे रखा है। इसे लघु हिमालय या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जैसे नागटिब्बा, महाभारत श्रृंखला हम ये कल कर चुके हैं, धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी रेंज कल कर चुके हैं हम ये। शिवालिक या बाहरी हिमालय, हिमालय के दक्षिणतम श्रृंखला है और ये उत्तर भारत के महान मैदानों और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। कल हम करेंगे हमारा मध्य हिमालय और हम शिवालिक श्रेणी। शिवालिक पर्वतमाला का विस्तार, शिवालिक पर्वतमाला पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की तुलना अधिक चौड़ा है। ठीक है,
पश्चिमी भाग में ज़्यादा चौड़ा है, पूर्वी भाग में कम। यह सिंधु और गंगा नदियों के मैदान से अचानक ऊपर उठता है और उत्तर में हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समांतर हो जाता है। यहाँ से घाटियों द्वारा अलग होती है। नेपाल के इस हिस्से को चूरी पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, दुनों का निर्माण, यहाँ पे दुनों का निर्माण होता है। शिवालिक में दुनों का निर्माण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे शिवालिक के उत्थान के दौरान कई नदियों के बहाव में अस्थायी रूप से रुकावट उत्पन्न हुई। इन नदियों के झीलों के तल पर तलछट जमा होने लगे। ठीक है, वैसे ही वो भाई ऐसे उनको काटती रही और फिर बनती रही, आगे निकलती रही, तो वहाँ पे क्या होने लगा भाई, वहाँ पे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। तभी तो सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ मिलती है भाई, कौन सी रेंज में मिलती है? आपके शिवालिक रेंज में मिलती है सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ। यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जब ये पहाड़ियों से कटती हुई आती है तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा कर लेती है। वहाँ पे फिर क्या बनता है भाई, उपजाऊ क्षेत्र बनता है। ठीक है, पश्चिम में दून और भारत के पूर्वी भाग में दुआर्स कहा जाता है। ये चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्वी पहाड़ियों का विस्तार ये हम कल ही करते हैं फिर, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलो भाई, अब हम कल करेंगे नेक्स्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड से शेयर